नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तो TRE 1 और TRE 2 में जो क्वेश्चंस पीछे पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जो कि BPSC में भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको भी डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा TRE 3 में जो एग्जामिनेशन 19, 20 और 21 को होने वाला है। तो इस वीडियो को स्किप न करते हुए आप पूरा देखिएगा, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन इसके पहले भी और भी सारी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, तो अगर उसको आप देखा नहीं है आपने तो जा करके उसको देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, क्या दिया क्वेश्चन कि भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी क्या है मोर देन वन ऑफ द अबव और ऑप्शन ई क्या है तो नन ऑफ द अबव मीन्स उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। कहाँ पे है ये? गोवा में है ये भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा और ऐसे जो है कि वन्य अभ्यारण्य आपसे पूछे जा सकते हैं। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है तो गोवा में है ये। और सर इसका वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? राजस्थान में है। और कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है तो मध्य प्रदेश में है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कि एज पर 5th टाइगर सेंसस इन 2022 द नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया में टाइगर की नंबर क्या है? मीन्स 5वीं बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 3167, ऑप्शन बी 3267, ऑप्शन सी 3067, ऑप्शन डी क्या मोर देन वन ऑफ द अबव और ऑप्शन ई क्या है कि नन ऑफ द अबव। क्या है? नन ऑफ द अबव। तो इसको फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 3167। कितना? 3167। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को डिस्कशन करिए तो उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है कि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है कि 5वीं बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है। यहाँ दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का निवास है। क्या? यहाँ पे हैबिटेट जो है 70% ज़्यादा जंगली बाघ रहते हैं यहाँ पे। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। क्या? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिए आश्रय एवं संरक्षण प्रदान करता है। क्या? आश्रय मतलब शेल्टर और संरक्षण मतलब उसके कंजर्वेशन करने के लिए ये चीजें प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या? ध्यान से देखिएगा कि मेल घाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल मीन्स पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्या होगा? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि मेल घाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व मध्य भारत में सतपुड़ा हिल रेंज की दक्षिण शाखा पर स्थित है। क्या? दक्षिण शाखा पर स्थित है, जिसे गविलगढ़ हिल कहा जाता है। गविलगढ़ हिल भी कहा जाता है। वर्ष 1974 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1973-74 में अधिसूचित पहले 9 बाघ अभ्यारण्यों में से एक था। क्या? 9 बाघ अभ्यारण्यों में से एक था। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ध्यान से समझिएगा कि हिमालयी भूरा भालू। क्या? हिमालयी भूरा भालू एशियाई जंगली भैंसे रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए दुर्लभ प्रजाति, ऑप्शन बी एक्सटिंक्ट विलुप्त प्रजाति और ऑप्शन सी लुप्त प्राय प्रजाति और ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से एक कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दुर्लभ प्रजाति। मीन्स ये बहुत कम देखने को मिलती है, दुर्लभ प्रजाति, रेयर स्पेसीज। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से समझिएगा कि हिमालयी भूरा भालू एशियाई जंगली भैंसे रेगिस्तानी लोमड़ी दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण हैं। दुर्लभ प्रजातियों के जीवों को प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारकों की सक्रियता से छोटी प्रजातियों लुप्त प्राय या कमजोर श्रेणी में आने लगती हैं। इसलिए
इनके संरक्षण की विशेष आवश्यकता होती है। क्या? इनके संरक्षण की विशेष आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी मोर देन, अब उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि कहाँ से निकलती है? तो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उससे निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ जो क्या होती है इंडस्ट्री होती है तो वहाँ से भी NO2 गैस निकलती है। जब ये गैसें जब ऊपर जाती हैं तो क्या करती हैं, ऊपर जा करके ऐसे फैली रहती है, तो उसके बाद जब बारिश होती है तो बारिश के साथ कनेक्ट होकर के क्या है सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि एसिड रेन का निर्माण करती है। एसिड रेन होता है इसी गैसों से, सल्फर डाइऑक्साइड से ही। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि वायु प्रदूषण में वायुमंडल में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड इत्यादि गैसें प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। ऑक्सीजन एवं आर्गन प्रतिरूप से वायु के भाग हैं, प्राकृतिक रूप से वायु के भाग हैं, अतः सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक है। क्या है? प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, और ऑप्शन डी क्या है मोर देन वन ऑफ द अबव, और ऑप्शन ई क्या है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार में। कहाँ पे? बिहार में राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से डिस्क्रिप्शन को समझिएगा कि बिहार राज्य में रक्षाबंधन पर्व को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना भी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है? कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी रुई, ऑप्शन सी एल्युमिनियम फॉयल, और ऑप्शन डी क्या है मोर देन वन ऑफ द अबव, और जो ऑप्शन ई क्या है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम की पन्नी जो होती है वो जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि जैव निम्नीकरण ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक कारकों जैसे पानी, ऑक्सीजन, वर्षा तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आसानी से विघटित हो जाते हैं। लकड़ी, रुई, कपास जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। एल्युमिनियम पन्नी जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। एल्युमिनियम पन्नी जो है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। क्या दिया हुआ है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए ओमनीवोरस, ऑप्शन बी कार्निवोरस, ऑप्शन सी हर्बीवोरस, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कार्निवोरस। क्या हो जाएगा? कार्निवोरस। जो मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं। ऑमनीवोरस मतलब जो दोनों खाता है, मांस और जो घास दोनों खाता है उसको ऑमनीवोरस बोलेंगे। और जो हर्बीवोरस होता है मीन्स जो केवल क्या खाता है कि घास खाता है उसको हर्बीवोरस बोलेंगे। मीन्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कार्निवोरस, जो मांस खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है उसको भी देख लीजिए। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है कार्निवोरस मांसाहारी कहलाता है। कार्निवोरस ऐसा प्राणी होता है जिसकी भोज और ऊर्जा आवश्यकताएं किसी अन्य प्राणी के शारीरिक भागों को ग्रहण करने के लिए से पूरी हो जाती हैं। क्या? अन्य प्राणी के शारीरिक भागों को ग्रहण करने से भी पूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनादमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन डी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और ऑप्शन ई क्या है? फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ई नहीं दिया हुआ है, तो आप इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन क्या है कि मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। इस जीवमंडल का क्षेत्र श्रीलंका से आगे भारत के दक्षिण पूर्व तट पर 1,50,000 हेक्टेयर 1,50,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 21 द्वीपों के साथ नदमुखों, समुद्री शैवाल युक्त समुदाय, समुद्री घटक, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, खारे दलदल और मैंग्रोव वन आदि शामिल हैं। आगे नेक्स्ट क्या है कि शामिल है खाड़ी के 36 पौधों और जानवरों 3,3600 पौधों और जानवरों की प्रजातियां में विश्व स्तर पर लुप्त प्राय समुद्री गाय डुगांग और 6 मैंग्रोव प्रजातियां प्रायद्वीपीय भारत में स्थानिक हैं। क्या है? स्थानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा कि गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैंगेटिक डॉल्फिन और क्या स्टेटमेंट है? गंगा नदी में डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। बी क्या है? इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी मान्यता दी गई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? क्या है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1, 2, 4, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3, 4, ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से सभी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। क्या उपयुक्त में से सभी मतलब 1, 2, 3, 4 सब सारी चीजें सही हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है और इसके साथ ही भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंधित है। यह दृष्टिहीन होती है और शिकार करने के लिए इनके द्वारा इकोलोकेशन अर्थात पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स के रूप में मान्यता दी गई थी। क्या मान्यता दी गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है कि सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी महासागर और ऑप्शन डी क्या? मीठे पानी के ग्लेशियर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी महासागर। राइट ऑप्शन महासागर। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। लिस्बन की जो संधि है, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन घोषणा हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ संपन्न हुआ है। 150 से अधिक देश समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और नवीन कार्य को बढ़ाने में सहमत हुए हैं। क्या? नवीन कार्य को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? तो ऑप्शन ए नतागंगी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा डिस्क्रिप्शन को कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुए की प्रजातियों में से है। भारत के नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? उत्तर पूर्व भारत का नागालैंड राज्य है उसका एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। स्थानीय क्षेत्रों में आम लोग इसे झटंकी कहते हैं, इनटंकी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनटंकी कहते हैं। वर्ष
1975 में नागालैंड राज्य सरकार द्वारा नतांगकी रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था 1975 में। ठीक है, अतः वर्ष 1993 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मेघालय। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। क्या होगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझिए। डिस्क्रिप्शन क्या है कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया। तमिलनाडु राज्य सफेद पीठ वाले गिद्धों, लंबी चोंच वाले गिद्धों और लाल सिर वाले गिद्धों की मेजबानी करता है, जिन्हें IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटाग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं क्या है, ध्यान से समझिए। केरल की शांत घाटी, क्या केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है? ऑप्शन ए क्या है? इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन बी मिट्टी खनिजों से भरपूर है। ऑप्शन सी कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, मतलब इसमें पौधे और जानवर की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिए। केरल की शांत घाटी साइलेंट, ये भी पूछा था कि साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो केरल में है। साइलेंट वैली में पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ स्तनधारियों की 41 प्रजातियां, पक्षियों की 175 प्रजातियां, तितलियों की 164 से अधिक प्रजातियां और सरीसृप की 49 तथा उभयचर की 47 तथा पतंगों की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। धातव्य है कि यहाँ पर शेर की पूंछ वाला मकांग बंदर भी पाया जाता है, जो यहाँ की स्थानीय प्रजाति है। इरुलास, कुरुम्बा, मुदुगास और कट्टू नैकर यहाँ के प्रमुख जनजातीय समूह हैं। वर्ष 1914 में साइलेंट वैली क्षेत्र के जंगलों को आरक्षित क्षेत्र और तथा 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। क्या? 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई? तो ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011 और ऑप्शन सी 2012 और ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन ए 2010। क्या है? 2010 राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को NGT अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावशाली और त्वरित निपटारे के लिए की गई। वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव NGT के अध्यक्ष हैं। NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल है? ऑप्शन ए वनस्पति उद्यान, ऑप्शन जो बी है राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी वन्यजीव अभ्यारण्य और ऑप्शन डी क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जो है, वनस्पति उद्यान जो है कि इन सीटू का एक उदाहरण शामिल नहीं है। क्या? संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है वनस्पति वाला। आइए इसके इन सीटू और आउट सीटू क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्वस्थानीय और ये सब चीजें क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है? स्वस्थानीय या इन सीटू प्रकार की संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित क्षेत्र बना करके संरक्षित किया जाता है। उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित क्षेत्र बना करके संरक्षित किया जाता है, तो उसको इन सीटू बोलेंगे। और वैसे अगर मान लीजिए कि बाहर लेके जाते हैं तो उसको आउट सीटू बोलेंगे। जैसे कि कोई पार्क बना दिया गया, वहां पे ले जा करके संरक्षित किया जा रहा है, तो वो आउट सीटू बोला जाएगा। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि आते हैं। जबकि परस्थानीय या एक्स सीटू जो है कि प्रकार के संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकाल करके
एक विशेष क्षेत्र या स्थान में रखा जाता है जहां उनकी रक्षा या देखभाल की जा सके। इसके अंतर्गत प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क, जीन बैंक, बीज बैंक आदि आते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 20 कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए शुष्क भूमि, ऑप्शन बी क्या आर्द्र भूमि, ऑप्शन सी क्या है वन, और ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी वेटलैंड से रिलेटेड है। आर्द्र भूमि मीन्स वेटलैंड से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है रामसर कन्वेक्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझ लीजिए कि रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। यह संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुई थी, इसलिए इसे रामसर संधि के नाम से भी जाना जाता है। और भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। क्या 1 फरवरी 1982 को ही हस्ताक्षर किए थे, एक दिन पहले ही। ओके फ्रेंड्स, आइए 1 फरवरी 1972 को हस्ताक्षर किया था इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सी शुष्कातारंभी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है या करती है? तो ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी जो है जड़ी बूटी, ऑप्शन डी क्या है उस उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी ई क्या है जो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए लाइकेन। क्या हो जाएगा, लाइकेन जो है क्या है कि सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती, क्या सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन कि शुष्क प्रारंभिक अनुकरण में अग्रामी प्रजाति के रूप में लाइकेन प्रजाति कार्य करती है। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होती है, क्या वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होती है। और शुष्कातारंभी अनुक्रमण शुष्क भूमि में शुरू होता है और समशुष्क स्थिति प्राप्त होने तक जारी रहता है। दोनों अवस्थाओं में समशुष्क अवस्था समान है, अर्थात न तो बहुत शुष्क और न ही बहुत आर्द्र। यहाँ का समुदाय पर्यावरण के साथ समावस्था होता है। क्या होता है, समावस्था होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। भारत में मीथेन मीन्स CH4 का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए गेहूं का खेत, ऑप्शन बी गन्ने का खेत, ऑप्शन सी धान का खेत, ऑप्शन डी क्या है जो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों तो मैं बता दूं मीथेन का जो स्रोत है वो क्या निकलता है, जो जहाँ पे दलदली स्थान होता है वहीं से निकलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी धान का खेत। धान के खेत में ज़्यादा पानी लगाया जाता है, इसलिए क्या वहाँ पे दलदली स्थान ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ से मीथेन ज़्यादा निकलता है धान के खेत से। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा कि प्रश्नानुसार दिए गए विकल्प में सी विकल्प सही है, क्योंकि धान का खेत मीथेन का मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त मीथेन तेल, कोयला और गैस के निष्कर्षण प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान तथा जीवाश्म ईंधन के दौरान ईंधन के दोहन के माध्यम से भी निकलता है CH4 मतलब मीथेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से कि SO2 प्रदूषक सूचित होता है। क्या SO2 प्रदूषक सूचित होता है? ऑप्शन ए आर्किड द्वारा, ऑप्शन बी मैंग्रोव द्वारा, ऑप्शन सी डाइकेन द्वारा, ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से अधिक, ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लाइकेन द्वारा। किसे? लाइकेन द्वारा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि SO2 उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने पर यह सल्फर की ऑक्साइड का निर्माण करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक लाइकेन SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं और वे SO2 की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं और इसलिए वे उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं जहाँ पे SO2 की सांद्रता अधिक होती है। लाइकेन वहाँ पे नहीं पाए जाएंगे जहाँ पे कि SO2 की सांद्रता अधिक होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन जो सी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो कि ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ना पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ना मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये पाई जाती है कहाँ पे? राजस्थान में पाई जाती है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गोवा राज्य में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। यह दुर्लभ प्रजाति
के लिए पाए जाते हैं। यह इस अभ्यारण्य का नाम भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली के नाम पर रखा गया। भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली का रखा गया है। मैं बता दूं दोस्तों, सलीम अली जो थे ना वो राजस्थान के रहने वाले थे, उनको बर्ड मैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है सलीम अली। ये जो सलीम अली अभ्यारण्य है वो गोवा में है, बट सलीम अली जो हैं वो कहाँ के रहने वाले थे, पक्षी वैज्ञानिक, वो राजस्थान के रहने वाले थे। मैंने थोड़ा सा उसमें मिस्टेक ये कर दिया कि वो जो राजस्थान का ही है, तो ये गलत मैंने बोल दिया। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि IUCN मुख्यालय कहाँ पे है। IUCN मुख्यालय क्या है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी क्या है ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ दुनिया का प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके द्वारा पौधों और जानवरों के संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट जारी की जाती है। क्या? रेड लिस्ट को जारी किया जाता है, रेड डाटा बुक को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। तो ऑप्शन ए क्या? 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 10%। कितना होती है? 10% जाती है एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में। राइट ऑप्शन बी 10% हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में 10% ऊर्जा अगले स्तर पर स्थानांतरित हो जाती है और शेष ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसे 10% का नियम भी कहा जाता है। 10% का नियम भी कहा जाता है, जिसे रेमंड लिंडमैन ने दिया। किसने दिया? रेमंड लिंडमैन ने दिया है। प्रत्येक पोषीय स्तर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि यह एक पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा कि श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं। क्या? श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए जलोद्भिद में, ऑप्शन बी मरुद्भिद में, ऑप्शन सी लवणोद्भिद में, ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इसका उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होगा कि लौड़ोभिद में भी होता है और जलोभिद में भी होता है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या? ध्यान से समझिएगा डिस्क्रिप्शन कि श्वसन मूल जलोभिद एवं लौड़ोभिद दोनों में पादपों में पाए जाते हैं। ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या न के बराबर होती है। इन पौधों की जड़ों के कुछ भाग जमीन के बाहर आते हैं, वे श्वसन में मदद करते हैं और उन्हीं को श्वसन मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हीं को श्वसन मूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? ऑप्शन ए पैन, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी ओजोन, और ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या? ध्यान से समझिएगा डिस्क्रिप्शन कि प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर प्रक्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। जैसे ओजोन, पैन, SO2 आदि द्वितीयक प्रदूषक हैं। क्या है? द्वितीयक प्रदूषक हैं। जबकि प्राथमिक प्रदूषक वे हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। क्या करते हैं? प्रत्यक्ष तौर पर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कणिक तत्व आदि। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? देखिएगा ध्यान से कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया है। किसके द्वारा? ऑप्शन ए लिंडमैन द्वारा, ऑप्शन बी हैकल द्वारा, ऑप्शन बी सी एल्टन द्वारा, ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को पीछे भी क्लास अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? लिंडमैन हो जाएगा। क्या जाएगा? लिंडमैन हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का जो 10% नियम लिंडमैन द्वारा दिया गया था, इस नियम के अनुसार एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और शेष ऊर्जा वातावरण में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में वायु आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया है?
दिया गया था। तो ऑप्शन ए ओडम के द्वारा, ऑप्शन बी लिंडमैन के द्वारा, ऑप्शन सी क्लीमेंट्स के द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से अधिक, ऑप्शन सी ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ओडम के द्वारा दिया गया था। क्या ओडम के द्वारा दिया गया, ऑप्शन ए ओडम के द्वारा दिया गया था। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा का प्रवाह मॉडल ओडम द्वारा दिया गया था। लिंडमैन ने ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम दिया गया है, 10% नियम प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन ए क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन बी जो है टिहरीवाद आंदोलन, ऑप्शन सी क्या चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरीवाद आंदोलन और चिपको आंदोलन भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध प्रारंभ किए गए थे और गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़े बांधों में से एक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1985 में मेधा पाटेकर और बाबा आमटे के द्वारा की गई थी, बाबा आमटे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या देखिएगा, मेथे मोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो ऑप्शन ए नाइट्रेट से, ऑप्शन डी बी जो है कैडमियम से, ऑप्शन सी जो है फास्फेट से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रेट से। किससे, नाइट्रेट के द्वारा होता है, ऑप्शन ए नाइट्रेट के द्वारा होता है। ओके आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन की ओर ध्यान से समझिएगा कि मेथामोग्लोबिनेमिया रोग नाइट्रेट के में उच्च पानी और सब्जियों के सेवन नाइट्रेट युक्त रसायनों के संपर्क में आने से होता है। जो नाइट्रेट के उच्च स्तर के साथ पानी पीते हैं या नाइट्रेट दूषित पानी से बने खाद्य पदार्थ खाते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर स्वास्थ्य हानि विकसित कर सकते हैं। क्या स्वास्थ्य हानि विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, डैश होता है। ऑप्शन ए बहुदिशिक, ऑप्शन ए जो है एक दिशिक, ऑप्शन सी त्रिदिशिक, ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी एक दिशिक होगा। क्या होगा, एक दिशिक होता है, एक दिशिक। ठीक है आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा कि पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है तथा इसमें और सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रवाह करके अकार्बनिक पदार्थों को पदार्थों से खाद्य का निर्माण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र का संगठक है। तो ऑप्शन ए जंतु, ऑप्शन बी पादप, ऑप्शन जो सी है सूक्ष्म जीव, ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन क्या है कि पारतंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटकों में हरे पौधे, उपभोक्ता व अपघटक शामिल होते हैं। क्या होते हैं, अपघटक शामिल होते हैं। जबकि अजैविक घटकों में वायु, जल और सौर ऊर्जा तथा प्रकाश, मृदा इत्यादि होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल्स से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए क्या सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मेथेन, ऑप्शन सी तरल पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है कि नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मेथेन होगा। क्या होगा, मेथेन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए जाए लैंडफिल्स का मतलब जो कूड़ा कचरा को जो हम जाकर के गड्ढे खोद करके उसमें डाल देते हैं उसको लैंडफिल्स बोलते हैं। लैंडफिल्स से मेथेन गैस CH4 का उत्पन्न होती है। लैंडफिल्स अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के लिए बनाए गए हैं। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए एक विस्तारित भंडारण क्षेत्र हैं जिसमें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पन्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड भी लैंडफिल्स गैसें हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन ए क्या है पादप हिरण शेर, पादप मेढक सांप, पादप खरपतवार मछली,
ऑप्शन डी क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पादप हिरण शेर, पादप को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, पादप को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मीन्स पादप। ऑप्शन ए क्या होगा, पादप हिरण शेर, पादप हिरण शेर होगा राइट ऑप्शन। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि पादप हिरण शेर यह श्रृंखला जंगल में आहार का श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी जो मित्रोपजीवी द्वारा, ऑप्शन सी परजीवी द्वारा, ऑप्शन डी जो है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक से उपयुक्त में से एक से अधिक से वो डिग्री विघटित नहीं हो सकता है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा कि पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु मृतोपजीवी और परजीवी क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होता है। प्लास्टिक के अपघटित होने में अनेक वर्ष लगता है, इससे इसके रसायन आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं तथा समय के साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं तथा हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। क्या, हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल है। ऑप्शन ए सौर सेल, ऑप्शन बी पवन चक्की, ऑप्शन सी क्या है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स क्या दिया, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते, तो आप ये पवन चक्की तो है ही, ठीक है, पवन चक्की है और उसके साथ साथ सौर सेल भी है। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि उस कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन जो है कि डी हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय बायोमास, जैव अपशिष्ट तथा जल विद्युत भी शामिल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए आहार तंत्र, ऑप्शन बी आहार स्तर, ऑप्शन सी आहार जाल, ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आहार जाल। क्या है आहार जाल, फूड नेट। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन ये है कि विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में बहुत अंतर होता है। सामान्यतः प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है जो स्वयं अनेक प्रकार के आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 1%, ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1%। कितना, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 1% होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया हुआ है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। ऑप्शन ए अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन बी मेधा पाटेकर, ऑप्शन सी क्या है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन कि चिपको आंदोलन पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। इसका प्रारंभ वर्ष 1975 उत्तराखंड राज्य में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा वृक्षों को कटाई से बचाने के लिए शुरू किया गया तथा इसके अतिरिक्त गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरा देवी भी चिपको आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के थे। क्या थे, लीडरशिप में काम कर रहे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा।
क्वेश्चन 42 डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। प्रथम पोषी स्तर पे ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी जो है तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी के उपयुक्त में से एक से अधिक, और जो ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम मतलब कि क्या दिया, प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन ए स्वपोषी भी हो जाएगा और उसके साथ साथ प्राथमिक उपभोक्ता भी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक से अधिक राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, स्वपोषी। इसका दोस्तों देखिए इसमें तो राइट ऑप्शन डी होना चाहिए, बट इसमें स्वपोषी दिया गया है। तो देखिए स्वपोषी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन स्वपोषी होगा। राइट ऑप्शन स्वपोषी होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं क्या होगा। ठीक है कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर बनाते हैं। उत्पादक हरे पौधे या स्वपोषी होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं, हरे पौधे या स्वपोषी होते हैं। प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा, द्वितीय स्तर पर मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता मेढक तथा तृतीयक स्तर पर सांप शामिल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए ही सही होगा इसका। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करता है। किसमें, कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। इसको आइए फ्रेंड्स आइए इसके डिस्कस करते हैं। जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है स्वपोषी, ऑप्शन बी क्या है कुछ जीवाणु, क्या है यहाँ पे कुछ जीवाणु, क्या है जीवाणु। ठीक है ओके फ्रेंड्स, और ऑप्शन सी क्या है जंतु, ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो है कि बी डी, जो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन होगा। ओके फ्रेंड्स आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन की स्वपोषी जीव पौधे, शैवाल एवं कुछ जीवाणु क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों जैसे शर्करा में परिवर्तित करते हैं। ये जीव सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जीवमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उपयोग खाद्य श्रृंखला में अन्य जीवों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो ऑप्शन ए फास्फोरस चक्र, ऑप्शन बी ऑक्सीजन चक्र, ऑप्शन सी जो नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए फास्फोरस चक्र। कौन सा हो जाएगा, फास्फोरस चक्र राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन की फास्फोरस चक्र पारिस्थितिकीय तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, क्योंकि फास्फोरस चक्र लंबी व छोटी अवधि के होते हैं। यह कोशिका विकास में एक आवश्यक तत्व हैं। गैसीय चक्र में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैस शामिल होती हैं। फास्फोरस अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र हैं। इसके अनुसार फास्फोरस की गति स्थल मंडल, जल मंडल एवं जैव मंडल में होती तथा इसमें प्रमुख भंडारण क्षेत्र स्थल मंडल में होते हैं। क्या प्रमुख भंडारण स्थल क्षेत्र स्थल मंडल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए पी लॉरेंस, ऑप्शन बी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी क्या है जे एंड्रयूड, ऑप्शन डी क्या है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी जे एंड्रयूज, जो इसके सदस्य नहीं थे। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो डिस्क्रिप्शन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन कि नीचे दिए गए विकल्पों में जे एंड्रयूज कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे और प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों के विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस और भारत सचिव थे और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे एंड एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। क्या थे, नौसेना मंत्री एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, और इटली द्वारा भेजे गए इस मंत्रिमंडल से कांग्रेस और बातचीत अबुल कलाम आज़ाद ने की और इस काम में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने उनकी सहायता की थी। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने उनकी सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या जो कि संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास
कौन सा विभाग था? तो ऑप्शन ए क्या रक्षा, ऑप्शन बी गृह, ऑप्शन डी सी जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री, ऑप्शन डी जो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन क्या है? वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था और 26 सितंबर 1946 को नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनयिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की और 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अरोड़ा आसफ अली, ऑप्शन सी श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन जो सी है जगजीवन राम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जगजीवन राम। कौन सा हो जाएगा? जगजीवन राम राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित भारत को अंतरिम अस्थायी सरकार में जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था, जबकि अरोड़ा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री, जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल का कार्यभार तथा सरदार पटेल को गृह एवं सूचना एवं प्रसारण का दायित्व दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? ध्यान से समझिएगा कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो ऑप्शन ए क्या है 10 से 15%, ऑप्शन बी 20 से 25%, ऑप्शन सी जो है 30 से 35% और ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 10 से 15%। कितना? 10 से 15% राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसको पहले डिस्कस करने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत 10 से 15% था। और भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, जबकि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब ये क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या? भारतीय संविधान की उद्देशिका संघ एवं राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के स्रोत एवं अनुच्छेद, अनुसूची एवं नागरिकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ? ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत वर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है कि एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। क्या भारतीय संघवाद का परिणाम है? ऑप्शन ई क्या दिया, बी क्या दिया हुआ है कि भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। नेक्स्ट क्या है? ऑप्शन सी क्या है कि भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक अधिकार के साथ क्षैतिज नहीं है। ऑप्शन डी क्या है कि मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई क्या है? नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है कि एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम, मतलब राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से समझिए। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कथन एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। सत्य है। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता के केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। उल्लेखनीय है कि 1919 के अधिनियम ने डायरकी की शुरुआत की और जिसे ब्रिटिश भारत में संघवाद की दिशा में पहला कदम माना जाता है। क्या ब्रिटिश भारत में संघवाद की दिशा में पहला कदम माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ? ध्यान से समझिए। किन अनुच्छेदकों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110 ए फर्स्ट, ऑप्शन बी अनुच्छेद 122 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 120 फर्स्ट, ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 120 फर्स्ट। क्या? अनुच्छेद 120 फर्स्ट। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या? ध्यान से समझिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 फर्स्ट प्रावधान करता है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। अनुच्छेद 110 फर्स्ट का संबंध धन विधेयक से है तथा अनुच्छेद 122 2 का संबंध जो है
कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी धार्मिक अल्पसंख्यक, ऑप्शन सी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन डी क्या है भाषाई अल्पसंख्यक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन सी अनुसूचित जनजाति। क्या अनुसूचित जनजाति राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों की शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया है। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इसमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। कहाँ पे राष्ट्रपति में ही निहित होती है। ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है और इसका निर्माण 20 से अधिक अनधिक सदस्यों से मिलकर के होगा। क्या 20 से अधिक अनधिक सदस्यों से मिलकर के होगा। ठीक ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ ध्यान से समझिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है कि अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी क्या है ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी क्या है अनुच्छेद 22। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। क्या है आर्टिकल 17 राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके जो डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और इसकी किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निजयोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 14 का संबंध विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी राज्य की भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 22 का संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामले में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण से है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया था। ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1976 में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 में। किसमें 1975 में राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 16 मई 1975 को बना और सिक्किम भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ है। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि सिक्किम की विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। क्या है सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिक OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन ए जो नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा 2003, ऑप्शन बी नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा, ऑप्शन सी क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2008 राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा कि समुद्र पारीय भारतीय संघ नागरिकता OIC योजना भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के वे नागरिक जो समुद्र पारीय भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने हेतु योग्य होंगे जो 26 जनवरी 1950 उसके पश्चात भारत के नागरिक थे या भारत के नागरिक होने के पात्र थे, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश या सरकार जिसे निर्दिष्ट करे उस देश के नागरिक को छोड़ करके आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया ध्यान से समझिएगा। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। ऑप्शन ए व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन बी जो है देश की एकता अखंडता, ऑप्शन सी नागरिकों के न्याय उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा कि भारतीय संविधान के प्रस्ताव में बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना। क्या है भाईचारे की भावना है। यह एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व मुख्यतः दो बातें को आश्वासित करता है, जो व्यक्ति की गरिमा, सेकंड क्या देश की एकता एवं अखंडता। फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है, तो ऑप्शन ए क्या है, कानूनी अधिकार है। ऑप्शन बी सामाजिक अधिकार है। ऑप्शन सी क्या है, मूल अधिकार है। ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक है। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो द फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार, राइट ऑप्शन सी होगा, राइट ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, भारत में चुप रहने की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है जिसे संविधान के अनुच्छेद 20(3) में निहित किया गया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और यह प्रावधान आरोपी को दोषारोपण के खिलाफ अधिकार देता है, जो कानून का एक मौलिक सिद्धांत है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और लिस्ट 1 में क्या दिया, प्रोविजंस क्या दिया हुआ है, प्रोविजंस दिया हुआ, क्या प्रोविजंस प्रावधान दिया गया है। उसके बाद फिर क्या दिया, लिस्ट 2 में रिलेटेड आर्टिकल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, तो इसको मैच करना रहेगा, क्या करना रहेगा, मैच करना रहेगा। क्या दिया हुआ है, दिया ये है कि कार्य किस न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, तो आर्टिकल 43 दिया हुआ है फर्स्ट में। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या दिया, बी वाले में क्या दिया हुआ है कि कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी। उसके बाद ये मिलाने के दिया है 42, आर्टिकल 42 दिया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया, सी ये दिया हुआ है कि समान सिविल संहिता जो है आर्टिकल 49 दिया गया है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है ऑप्शन नेक्स्ट डी जो दिया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के सामान एवं वस्तुओं का संरक्षण। उसके बाद आर्टिकल 44 दिया गया है। फ्रेंड्स जो कोड क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा। फ्रेंड्स कोड क्या दिया हुआ है कि 2143, बी वाला क्या दिया है 3241 और सी क्या दिया है 1324 और डी क्या दिया मोर देन वन ऑफ द अबव और ऑप्शन ई क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है 2143। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझे रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं जो है आर्टिकल 42 में दिया गया है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी आर्टिकल 43 में दिया गया है और समान सिविल संहिता जो है आर्टिकल 44 दिया गया है और राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण जो आर्टिकल 49 दिया गया, क्या दिया गया आर्टिकल 49। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है, क्या मूल अधिकारों के बारे में सही है। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है कि वे संवैधानिक सर्वोच्च तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन का अद्वितीय घोषणा है। और नेक्स्ट क्या है, बी वाला क्या दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है कि वे लोगों के अधिकारों तथा देशों की सुरक्षा के मध्य संतुलन निर्माण करता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है कि वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो सी क्या दिया हुआ है, डी क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन अबव, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा डिस्क्रिप्शन कि भारत में मूल अधिकारों के बारे में दिए गए प्रश्नों में एक अधिक विकल्प सत्य है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 32 के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है और ये संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। ये न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का निर्णय करती हैं, क्या सामाजिक समानता का निर्णय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि अपराधों की दोषा सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया गया है। ऑप्शन बी क्या है, संविधान में अपराध के से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है, दंड से सुरक्षा दी गई है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है ऑप्शन सी कि देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाहियाँ की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन जो डी है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं।
डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। भारतवर्ष के अंतर्गत अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में दिए गए प्रश्नों में से एक से अधिक विकल्प सत्य है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार गिरफ्तार या दंडित नहीं किया जा सकता है, अर्थात भारतीय संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं किया गया है एवं संविधान में अपराध की से अधिक दंड से सुरक्षा की गई, क्या दंड से सुरक्षा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ निम्न संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है आयरलैंड से, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम से, ऑप्शन डी कनाडा से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। किसका? 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया, ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है, संविधान से ली गई। तो ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी क्या आयरलैंड से, और ऑप्शन डी क्या में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड से ली गई। क्या से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36, 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कार्यों के बारे में अवगत कराता है। तो फ्रेंड्स इसका जो है सी होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं कि दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, उसके साथ साथ और भी शेयर भी करिएगा। फ्रेंड्स बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे कि आपके पास सारी लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहेगी। और मैं बता दूं कि दोस्तों इस वीडियो को ऐसे ही शेयर करिएगा। नमस्कार, वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार।